हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता व नगर निकाय विकास के मंत्री धारीवाल साहब, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतादरा जी, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, युवा मामलों के और खेल विभाग के मंत्री अशोक चांदना जी, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी साहब नितिन आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप नांका जी, फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी जो मेडिकल हेल्थ के भी हैं, वैभव गैलेरिया जी, भवानी सिंह देथा जी, सिद्धार्थ महाजन जी, मंजू राजपाल जी, नानलाल मीणा जी, के पाठक जी, संदेश नायक जी, दीपक नंदी जी और डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं हमारे राजा बाबू पवार साहब, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, कमिश्नर स्काउट व गाइड जेसी मोहंती जी, कर्नल जितेंद्र जी, स्टेट हेड एनसीसी धर्मेंद्र चाहर जी, एनएसएस के प्रतिनिधि, जितने भी राजस्थान भर में जिला कलेक्टर, कमिश्नर्स, अधिकारीगण, जिला प्रमुख, मेयर, सभापति, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ, पीएमओ, सिविल सोसाइटी, एनजीओ प्रधान, स्थानीय निकाय के चेयरपर्सन, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सरपंचगण, वार्ड पंचगण, पार्षदगण, मैं समझता हूँ कि जितने भी साथी बैठे हैं, जुड़े हुए हैं और ओपन विषय पब्लिक के लिए भी है, मैं तो सबको संबोधित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। और ये प्रोग्राम आज एक प्रकार से लीक से हटके मानता हूँ मैं, क्योंकि एक वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम हो रहा है कि वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, डॉक्टर्स गणों ने बताया, और किस प्रकार हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं देश के अंदर, जो मिसाल कायम कर भी चुके हैं हम लोग, क्योंकि कोरोना के मैनेजमेंट में भी जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, बिलौड़ा मॉडल की बात करी, पूरे देश नहीं देश के बाहर भी पहुंचा वो, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का क्या महत्व है, ये तमाम बातें हम सुनते आ रहे हैं लगातार, और मीडिया के अंदर भी, डिस्कशन के अंदर भी पढ़ते आते हैं और टीवी में देखते आते हैं। और वास्तव में ऐसे ही है कि आज भी पूरे विश्व के अंदर किसी को नहीं मालूम है कि इसका कोरोना कोविड-19 और जो उसके वेरिएंट बदलते जा रहे हैं, कभी डेल्टा आ गया, कभी लंदन में यूके में अल्फा आ गया, और उसके म्यूटेशन बदलते जा रहे हैं, तो पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर्स अनुभव ले लेके इलाज कर रहे हैं और अच्छे अच्छा इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक राय पूरे दुनिया के डॉक्टरों की है, एक्सपर्ट्स की है कि ये जो महामारी खतरनाक आई है, और दूसरी वेव तो बहुत खतरनाक थी जो डेल्टा की है, जिसने तो मृत्यु दर बढ़ा दी, घातक बहुत भयंकर था, जल्दी फैला लंग्स तक, और उसी रूप में ये कई घरों तक पहुंच गया। कई घरों में तो 3-3, 4-4 लोग भी भर्ती हो गए, अचानक आ गया, और जो मृत्यु दर साल भर में नहीं हुई पहली वेव में, वो 1.5 महीने में उससे अधिक हो गई पूरे देश के अंदर। पहली वेव में तो पूरी दुनिया देख रही थी, हिंदुस्तान और उसके अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, पता नहीं उनकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है कि वहाँ तो कोई असर ही नहीं है पहली वेव में, इतने कम मरीज आए, इतने कम आप देखिएगा बेड की जरूरत पड़ी, आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो पड़े रहे जो हमने तैयारी करी थी।
और दूसरी वेव जो 15 अप्रैल के आसपास आई थी उसने हिला के रख दिया, पूरे देश में हाहाकार मर गया। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाएं नहीं हैं, और कोई अस्पताल कहता 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, कोई 3 घंटे की बची हुई है, और 4-5 ऐसे हादसे हो गए हैं। एक सरकारी अस्पताल कर्नाटका के अंदर 25-30 लोग मर गए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। गोवा में 70-80 लोग मर गए, यूपी में मर गए। दिल्ली के अंदर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था दिल्ली में, नाम तो जयपुर था पर था वो दिल्ली में। मैं ही पहले घबरा गया जयपुर के नाम से। तो वहाँ पे भी 26 लोग मर गए कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। वो मालिक बार बार हो रहा टीवी के अंदर कि मैं क्या करूँ, मैंने सबको इतला करी, एक बार नहीं 25 बार करी, पर ऑक्सीजन नहीं आई, मर गए बेटे। तो ये माहौल बना पूरे देश के अंदर। पिछली बार बना था मजदूरों का पैदल चलने का लॉकडाउन में, इस बार बन गया ये ऑक्सीजन का बन गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि आज भी ये जो हमारे देश के अंदर डेल्टा जो आया है, ये करीब 70 देशों में पहुंच चुका है, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित, कम ज़्यादा। लोग चिंतित है क्योंकि बड़ा घातक है। अब नया वेरिएंट और आ गया इसके अलावा। जितनी ज़्यादा इसमें रोकने में देरी होगी उतनी ज़्यादा ये अपना रूप बदलता है। ये बहुरूपीय की तरह है और रूप बदल करके नए रूप में आता है, और किसी को पता नहीं कि आने वाला वेरिएंट कमज़ोर पड़ेगा या और ज़्यादा तीव्र होगा, घातक होगा, ये किसी को पता नहीं। तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी पता नहीं, अंदाज से कहते हैं कि आ सकती है, कई मुल्कों में आ गई है, संभावना ज़्यादा है कि आ सकती है, क्योंकि सेकेंड वेव आई तो मालूम नहीं पड़ पाया। और सेकेंड वेव भी अचानक आई थी, हम देखा होगा। तो जब बच्चों इस बार के बच्चों को हिट करेगी, अब बच्चों को हिट करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, पर जो वैज्ञानिक भी बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, तो सुनना पड़ता है उनकी बात। कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छी बात नहीं, सबको हिट समान रूप से करेगी अभी भी। और अब नई थ्योरी आई है कि अभी जो सेकेंड वेव आई है इसमें भी जो परसेंटेज आई है आंकड़ों की, उसमें परसेंटेज पहले ये था कि नहीं, बुजुर्गों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा क्योंकि वैक्सीन लग गई थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। युवा लोगों में बहुत मृत्यु हुई, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, ज़्यादा उसमें हुआ और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बच्चों में भी पहले जो आई थी मृत्यु दर थी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, पर इतना बड़ा गैप नहीं था जो पहले एक हवा बन गई थी कि पता नहीं इस बार तो युवाओं की डेथ हो रही है, अच्छी बात नहीं रही। और इस बार बच्चों के लिए आएगी, थर्ड वेव आएगी, कोई पता नहीं क्या होगा। समान रूप से सबको, बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि कोई माँ बाप, दादा दादी नहीं चाहेंगे कि मेरे रहते हुए मेरा पोता या मेरी पोती या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जाए। बच्चों को लेकर ज़्यादा लोग चिंतित हो गए हैं। तो मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा था, ये सब बातें आप मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से सुनी हैं और अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक तो फॉर्चुनेटली एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक सर्वे जो आया है अभी, उसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 6 राज्यों में सर्वे हुआ। फॉर्चुनेटली इस सर्वे में आया कि सबसे, क्योंकि सब जगह लोग गाँव मना कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगाना है, और ये बड़ा इश्यू बना हुआ देश के अंदर। अभी सीपी जोशी साहब भी कह रहे थे कि लोग रिलेक्टेंट रहते हैं गाँव में, आदिवासियों में भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वे आया इसके अंदर ये आया कि फॉर्चुनेटली सबसे कम लोग हैं राजस्थान के अंदर जो मना करते हैं, रिलेक्टेंट हैं कि हम नहीं लगाएंगे, 10% सिर्फ, जबकि बाकी राज्यों के 20% है, 25% है, यूपी के अंदर भी और अन्य राज्यों के अंदर भी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में कम से कम लोग रिलेक्टेंट है, इच्छुक नहीं है, उनको समझा नहीं आ सकता है। और क्योंकि माहौल अपने अच्छा बनाया शुरू से ही, तो मैं समझता हूँ कि उसी रूप में अगर हम लोग सब, अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया सबको, और सीपी जोशी जी का आइडिया था कि हमें इसको वैक्सीनेशन को लेके भी एक अभियान चलाना चाहिए 3-4 दिन का, जिसमें हम लोग सरपंच तक बात कर लें, वार्ड पंच से बात कर लें,
एमएलए से बात करें। और आज ये अभियान मेरे ख्याल से आज जो प्रारंभ हुआ है इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि दुनिया के मुल्कों में एक बात कॉमन हो गई कि या तो आप वैक्सीन लगा लो और बच जाओ, वैक्सीन के अलावा कोई चारा नहीं है। इजराइल में वैक्सीन लग गई, अब मार्च हट गया वहां पर। कई मुल्क ऐसे हैं जो लॉकडाउन खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस वेरिएंट आ जाता है। हमारा वाला पहुंच गया, हमारा डेल्टा वाला वहां पहुंच गया लंदन में, तो और रुक गया उनका काम। परंतु बाई एंड लार्ज जो है ये वैक्सीन ही इलाज है परमानेंट, तो नंबर एक। और नंबर दो जो है, जब तक वैक्सीन लगे तब तक मास्क इलाज है। मास्क बहुत बड़ा इलाज है, वैक्सीन का मुकाबला है मास्क में भी। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छी बात है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं मास्क और वो जो पूरा प्रोटोकॉल है, थोड़ा दूर खड़े होना, आपस के अंदर भीड़ भाड़ से बचना, बिना मतलब घर से मत निकलो। बात छोटी छोटी है। मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा कि आप कम से कम जो आज इस विषय को सुन रहे हैं, कृपा करके आप भी भूमिका अदा करें कि किस प्रकार हम लोगों तक बात पहुँचाएँ कि वैक्सीन क्यों जरूरत है। इस रूप में ये जरूरी है और वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन मैं समझता हूँ कि उसके बगैर काम चलेगा भी नहीं। और माहौल बन चुका है हमारे मुल्क में, प्रदेश में बन चुका है। अब तो स्थिति है कि वैक्सीन अगर टाइम पे नहीं मिलेगी, जो भी आशंका प्रकट करे थे अध्यक्ष जी, तो क्या होगा? क्योंकि पहले हमारा अनुभव बताता है, पिछली बार भी आपको जान के गर्व होगा कि जो प्रदेशवासियों ने सहयोग किया सरकार का। हमने शुरुआत ऐसी करी थी जब मार्च में आ गया था पिछले साल, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाया, तमाम धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, रिटायर्ड डॉक्टरों को और सभी संबंधित लोगों से बातचीत करी और प्रदेशवासियों का आह्वान किया। तो चाहे जो कहा, भूखा नहीं सोएगा, सूखा व पका हुआ खाना बांटने की बात, तो वो माहौल अलग था उस वक्त में। और रास्ता में कोई मजदूर पैदल भी नहीं चला, हमने इतना शानदार इंतजाम किया बसों के माध्यम से। और कोई राजनीति नहीं। मैं आज फिर कहना चाहूँगा, जहाँ जिंदगी में एक व्यक्ति को बचाने का सवाल है, प्रदेशवासी को, चाहे वो कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, किसी विचारधारा का हो, वो हमारे लिए बराबर है। आप सबके लिए बराबर होना चाहिए। गांव में भी गुटबाजी होती है, विचारधारा अलग अलग होती है लोगों की, अलग अलग धर्म जाति लोग रहते हैं। अभी धर्म ये कहता है, इंसानियत ये कहती है, धर्म इंसानियत है अभी तो। और इंसानियत ये कहती है कि जो आपके सामने है, क्या वो कोई विचारधारा का है, कोई धर्म जाति का है, उसकी जीवन रक्षा हम कैसे करें, उसको हम गाइड कैसे करें, उसकी मदद कैसे करें। ये वक्त है मानवता के लिए, पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश के अंदर। उसको फॉलो करके ही हम इतिहास बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस माहौल में हम लोग सब रम गए हैं और लोगों ने साथ भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत राजनीति चलती रहती है, क्योंकि कई लोगों की सहन शक्ति कम होती है, कईयों की ज़्यादा होती है। और लोकतंत्र का नाम दूसरा सहन शक्ति है। गांधी जी ने भी कहा था, टॉलरेंस पावर। क्योंकि आप ये आलोचना भी करें, कमियां बताए विपक्ष, आप उसको वेलकम करो मन के अंदर, उसको सुधार कर लो। पब्लिक में इंटरेस्ट में हो तो कोई बिना तथ्य का आरोप लगाए तो वो गलत बात है। जो अभी रघु शर्मा ने विस्तार से बता दिया आपको, वो होना नहीं चाहिए था। अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे दोता सर ने बताया, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अभी तो हम लोग कैसे उसको सबकी सेवा कर सकें। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया है उसको हम चाहेंगे कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन पे पहुंच सके हम लोग। चिंता ये है कि 21 तारीख की वैक्सीन शुरू होगी और वो वैक्सीन जो है 21 तारीख के बाद में सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि सप्लाई रहेगी तो ही जाके काम चलेगा, और सप्लाई नहीं रहेगी और बार बार केंद्र बंद करना पड़ता है, जैसे पिछली बार बंद करना पड़ा, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात होती है। और उससे हम बचना चाहते हैं
और चाहते हैं कि सप्लाई पूरी कंटिन्यू रहे, और उसके लिए हम पूरी तरह केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। क्योंकि पहले भी जब सप्लाई टुकड़ों में आई तो बार बार केंद्र बंद होता तो टेम्पो खत्म होता। अब तो लोगों की खुद की जब जानकारी प्राप्त हो गई कि भाई ये कोविड से ये बचा सकता है, और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो भी ये आ रहे संक्रमित होकर के जिनके लगा हुआ वैक्सीन, वो कम से कम जान का खतरा उनका खत्म हो जाता 99%। मैं खुद उसमें एक हूँ, मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी और वो कोरोना हो गया तो कम से कम माइल्ड हुआ। और पूरे देश में मैं बराबर संपर्क में हूँ लोगों के, दिल्ली में भी राजस्थान में भी डॉक्टर बताते रहते हैं कोरोना तो फिर भी हो सकता है जिनकी वैक्सीन लगी हुई है, परंतु वो माइल्ड होता है, जान को खतरा नहीं होता। जब ये बात सबको मालूम है तो हम क्यों नहीं उसमें उस रूप में भागीदार बने। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें दिमाग में रख के काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो व्यवस्था हमने करी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राजस्थान की व्यवस्था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमने आज आप बताइए कि जिस रूप में 5,91,000 वैक्सीन ले गए पर डे उस वक्त में, और शायद आपको ये बताया भी गया है पूरे देश में हम लोग वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे थे। महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप पे थे, 19-20 का फर्क था। क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत लोगों की मौत हुई है, घर घर में कोरोना फैल गया बॉम्बे के अंदर, पर हम लोग वैक्सीन लगाने के अंदर भी बराबर थे, उनके बराबर थे। मतलब पूरी भारत सरकार ने तारीफ करी। राजस्थान का नाम कहीं नहीं सुनते होंगे टीवी के अंदर, जब 4-5-6 राज्यों का नाम आता है कि जहाँ वैक्सीन बहुत कम लगी है। तो शानदार तरीके से काम हमारा हुआ। आज हमारी कैपेसिटी होगी 15-20 लाख। आप कल्पना कीजिए किसे कहते हैं। तो ये इतनी तैयारी जब हमारी है तो तैयारी किस काम की, अगर मान लो हम लोग उसको वैक्सीन की कमी से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये काम तो हम लोग, हमारे ऊपर है। हम लोग बराबर केंद्र के संपर्क में हैं। बीच में जो राज्यों पे डाल दिया गया था वो बहुत ही गलत निर्णय था, और ये ठीक कहा गया कि कभी वैक्सीन सब लगती है, भारत सरकार लगाती है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो वैक्सीन लगाते हैं खुद, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो राज्यों में छोड़ दे। पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन सरकार लगाती, निःशुल्क लगाती है। यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया, उसके कारण तो तकलीफ भी हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो माहौल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, अब उन्होंने घोषणा करी कि हम इसको निःशुल्क करेंगे, पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, भारत सरकार के खिलाफ में ये नौबत आ गई। राजस्थान ही नहीं बल्कि बंगाल भी, और 3-4 राज्य गए सुप्रीम कोर्ट तक गए, पीएल फाइल हुई वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था भारत सरकार को कहा। मैं समझता हूँ सबके दबाव में भारत सरकार को फैसला बदलना पड़ा, जिससे कम से कम अब वैक्सीन फ्री लग पाई लोगों को। वरना 3,000 करोड़ रुपए तो हमने मंजूर किए, इसलिए कि हमें हमारी जनता की जान बचानी थी। तो मैंने कहा बजट कितना ही खर्च हो जाए परवाह नहीं करेंगे, पर हम अपने प्रदेशवासियों के कोरोना मुकाबले में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैंने बार बार आप लोगों को कहा था, उस वक्त में भी कहा था। अब मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों को देखते हुए हमने पैकेज भी अच्छा दे दिया है, पैकेज बहुत शानदार दिया है। और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है। जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसके, उसका भी वो कि 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 18 साल के बाद में उनको फिर 23 साल तक देंगे हम लोग, उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पर 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्ट जो है
जिसमें विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने की बात। 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपए देंगे। शिक्षा के और सब वो अलग है, वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज मतलब आज उसके घर में 1 लाख रुपये पहुंचेगा इमीडिएटली, तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है। ऐसे जो परिवार है गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो जिस रूप में पैकेज आया, मैं समझता हूँ उन्हें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इस रूप में ये बातें सब हो रही है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूँगा कि जो सीपी जोशी जी ने कहा कि ये जो प्रिवेंटिव सोशल और मेडिसिन, ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बना हुआ है हर अस्पताल के अंदर, पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। आप कहने की खुशी होगी कि अपन ने इसको एक्टिव करने का प्रयास किया है। इसमें जो है डॉक्टर लगे हुए हैं, वो पूरे इस कोरोना काल में अपने जितना उनकी स्थिति थी उतना काम करने की कोशिश की, पर ये आइडिया बहुत शानदार है कि और मजबूत करें इसको। और शायद आपको तो मालूम है कि हमने जो निरोगी राजस्थान का जो कंसेप्ट दिया था दिसंबर 19 के अंदर, उसमें उसके पीछे यही था पीएचएम कि हम राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा करें कि आदमी बीमार पड़े ही क्यों, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन हो जाए पहले ही। तो वो बिल्कुल आपने कहा, हम इसको कोरोना के साथ साथ में इसको मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान में मजबूती से हम आगे बढ़ें। बाकी जो सब लोग बोल चुके हैं कि जिस रूप में हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाना शुरू किए हैं, धारीवाल जी तो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से 50-60-70 प्लांट लगा रहे हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, कुछ DRDO ने लगाए हैं भारत सरकार के। मैं समझता हूँ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है उनको दानदाताओं ने काफ़ी मदद करी है। दानदाता की जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाना छोटे बड़े, पर राजस्थान भर की मॉनिटरिंग हो रही है पूरी। और मैं समझता हूँ कि 500-600 मेट्रिक टन तक उत्पादन होने लग जाए एक्स्ट्रा राजस्थान में, बल्कि इससे अधिक होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे कि हम लोग आराम से इसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान वो राज्य भी है जहाँ पर हमने, जब भारत सरकार ने कहा कि जो मेडिकल में काम करने वाले काम करेंगे योद्धा, उनको 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने उससे बड़ा फैसला किया कि राजस्थान कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी होगा, कोई भी, चाहे वो प्राइवेट क्या कहते हैं टेम्परेरी लगा हुआ, टेम्परेरी सर्विस में है, सुविधा में है, कॉन्ट्रैक्ट पे सुविधा में है, पक्का नहीं है वो, अगर तब भी सुविधा तक को हमने उसमें आशा सहयोगी हो तो सब आते ही आते हैं, जो आशा सहयोगी हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, पर सुविधा कर्मी तक को जोड़ लिया है कि अगर वो कोरोना ड्यूटी पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपये मिलेंगे। ये फैसला करने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा फैसला किया है। उसका असर ये होगा कि सब लोगों ने कमी नहीं रखी, सब लोगों ने देखा सरकार हमारे पीछे खड़ी है तो जम के उन्होंने सहायता करी। इस तरह जो माहौल जो बना राजस्थान में कोई मेरे कारण नहीं बना है, ये सब आप लोगों के कारण बना, जनप्रतिनिधियों के कारण बना, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, NGO थे, आम पब्लिक थी, सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे। इतना अच्छा काम किया अधिकारियों ने और कर्मचारियों को सोच नहीं सकता। बल्कि पुलिस विभाग ने भी, कांस्टेबल तक ने खाना पर पहुंचाने का जब डर भय था उस वक्त में, पहले वे में भय था, पता नहीं है क्या भला है, क्या हम लोग खुद मरेंगे जिएंगे पता नहीं, किसी के संपर्क में आ गए तो भय ज़्यादा था, पर मृत्यु कम हुई क्योंकि वो खतरनाक कम था। दूसरे वे में भय ज़्यादा हो गया, भय कम हो गया क्योंकि तो नहीं सब लोग बच गए, कोई विशेष बात नहीं है। भय कम हो गया पर मृत्यु ज़्यादा हो गई क्योंकि घातक कोरोना आ गया। तो पहले जो भय था उस जमाने में, जो घर घर खाना पहुंचाने की बात थी या जो भी काम किया,
मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात थी। हमने हर चीज़ को बहुत भी जो ये कोरोना का जो पैकेज दिया हमने विक्टिम परिवारों को बहुत सोच समझ के तैयारी करने के साथ दिया है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी है ज़िंदगी बचाना। आपने देखा होगा ब्लैक फंगस अचानक आ गया, और ब्लैक फंगस से आँख को निकालना पड़ता है, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, जबड़ा निकालना पड़ता है, फिर आप पैर से आप हड्डी को ऑपरेशन करके निकालो, हड्डी से उसका जबड़ा बनाओ, पता नहीं क्या क्या होता होगा। जैसी बीमारी आई हमने चार्टर प्लेन, दवाई नहीं थी, चार्टर प्लेन किराया किया, 15-20 लाख लगो, 25 लाख लोग, कुछ भी करो, बॉम्बे से चार्टर प्लेन से दवाई मंगानी पड़ी, वो भी हमने किया कि एक एक दिन भारी पड़ रहा था। एक इंजेक्शन, एक मरीज को लगता है 60-70 इंजेक्शन लगते हैं उसके, पर डे लगते हैं 6-6 इंजेक्शन। डॉक्टर कहने लगे हम तो मजबूरी में 1-2 इंजेक्शन लगा पाते हैं, इंजेक्शन है ही में क्या कर सकते हैं। और वो भी भारत सरकार के कंट्रोल था इंजेक्शन पे, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे वो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो। तो हमने उस वक्त में जो पर्सनल लेवल पर जो सब साथियों ने मिलके जो जो कर सकते, जो सुझाव दिए, सबने हमने माना सुझावों को, कोई कमी नहीं आनी थी। ये जो आपकी चिरंजीवी योजना आई है आपकी, अभी चिरंजीवी योजना में हमने कोविड को भी शामिल किया है और ब्लैक फंगस को शामिल कर दिया है। 5 लाख तक का बीमा प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी जो चिन्हित थे उनको, और सरकारी अस्पताल रही है पहले से ही, उन सबको फ्री करें। कृपा करके आप गांव में सब बैठे पंच सरपंच, कहना चाहूँगा कि कोई भी फॉर्मेलिटी जो केंद्र बने हुए अपने क्या कर रहे थे, जो केंद्र बने अपने ये मित्र ई मित्र में जाकर के आप फॉर्मेलिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। वहाँ पर सबने करवा दिए होंगे अधिकार लोगों ने, तो जिससे नहीं कर रहा करवा दीजिए। जो पैसे वाले उनसे 500-850 रुपये ले रहे हैं, खाली 1700 रुपये उसकी वो है इसकी किस्त है, इसकी अपने बीमा कंपनी की। आधा पैसा सरकार दे रही है, उसका भी आधा पैसा उनसे ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, बाकी सबके फ्री है लाखों लोगों की। तो ये जो हमने चिरंजीवी योजना निकाली है उस पर कृपया ध्यान दें, और उसको भी आप वैक्सीनेशन की तरह लोगों को जैसे वैक्सीनेशन मोटिवेट करेंगे आप लोग, कोई छूटे नहीं, उसी ढंग से आपको चिरंजीवी योजना के बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। हमने गांव में मॉडल CHC बनाई है और CHC PHC को मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। तीसरी वेव को देखते हुए भी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट लग चुका, वो आपको मंत्री बता चुके हैं। पर जो मॉडल CHC बनेगी, MLA साहब को कहा गया सभी को, चाहे किसी पार्टी का हो, आप छांट लीजिए किस CHC को बनाना चाहते हैं। वहाँ पे जो आपके सभी तरह के इलाज वहाँ पर होंगे, सभी तरह के व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और हमने एम्बुलेंस फ्री कर दी थी कि कलेक्टर कह दिया कि आप किराया कर लो, एम्बुलेंस को कुछ भी कर लो, पर जो ये लोग तंग करते हैं मरीज को या वसूल करते हैं ज़्यादा पैसा, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। कोई आदमी की मृत्यु हुई है तो उसका दाह संस्कार भी सम्मान के साथ हो। दाह संस्कार जिम्मेवारी भी नगर पालिका नगर परिषद को सौंपी गई, पूरा पैसा सरकार देगी नगर पालिका नगर परिषद को, और दाह संस्कार तक का प्रोटोकॉल में जो करना पड़ता है वो सब करे, सरकार करे। मोक्ष कलश यात्रा अलग निकाली हमने हरिद्वार तक लोगों को। तो हर चीज़ का हमने ये कोशिश करी है कि प्रदेशवासियों को इस दुख की घड़ी में, जो एक संकट की घड़ी भी है, भय का माहौल भी है, और मैं कहना चाहूँगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, पर प्रोटोकॉल निभाने से बचाव उपाय है। उपाय जो इसका है बीमारी का, ये इसका बचाव ही है। बजाय कि अब बीमार पड़ने के बाद में ठीक होएं, तो ठीक होने के बाद में लंबे समय तक तकलीफ होती है कि कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो रही है। कि हमारे बड़े बड़े नेता मैदान में भर्ती हो रहे हैं, 2 वैक्सीन लग चुकी थी, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है इसमें। पोस्ट कोविड बहुत तकलीफ होती है और बच के रहना पड़ता है उसको भी, पोस्ट कोविड वाले को भी बच के रहना पड़ता है। इसलिए ये बात अलग है कुछ हम चाहेंगे कि एक पैकेज बनाएं कि वैक्सीन, क्योंकि पता नहीं वैक्सीन कितनी मिलेगी हम लोगों को। अगर वैक्सीन पूरे ढंग से मिल गई
तो मैं चाहूँगा कि पंचायतों में हम लोग ये आह्वान करेंगे, जो पंचायतें ऐसी होंगी जो पूरे नॉर्म्स को तय करते हुए मैक्सिमम लगाएगी, उसके मैं इसकी मना के डिक्लेयर करूँगा कि एक समय सीमा के अंदर जो एक्सट्रीम वैक्सीन लगाए, फिर हम उन पंचायतों में विकास के लिए अलग से फंड देंगे, इनाम देंगे उनको, जिससे कि वहाँ के तमाम पंचों को, सरपंचों को और वहाँ के गांव वालों को लगे कि हम इसमें भाग लेंगे तो हमारे विकास के एक्स्ट्रा पैसा हमें सरकार देगी। ये स्कीम बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो स्कीम ऐसी बनाए, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो पहले हो चुका है अनुभव हमें, अब हम करके दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बदनामी करने की कोशिश करी है उसका मुझे दुख है, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है स्टेट तो उसको बदनाम कैसे करे। ये जो सोच रही है कुछ लोगों की वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि कोई उनको मालूम है कि सबसे अच्छा काम राजस्थान कर रहा, फिर आपने कह दिया कि 11.5 लाख वैक्सीन वहाँ खराब हो गई। अखबार हमारे वो भास्कर वाले और लिख रहे हैं कि रोज के रोज कि साहब कूड़ेदान में फेंक दिया वैक्सीन, डस्टबिन में डाल दिया। और खुद ही जो फोटो बता रहा पीला बैग का, तो मंत्री जी ने भी आपको कहा कि भारत सरकार का जो नॉर्म था पीला बैग, उसके अंदर डालेंगे वैक्सीन के जो आधे अधूरे लगे हुए हैं या वेस्ट है वो। भारत सरकार ने कहा 10% तक वेस्ट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें वेस्ट होने चांस ज़्यादा थे। उसमें जब तक 4 घंटे में खराब हो जाती है वैक्सीन खोलने के बाद में, 4 घंटे में। और अगर आपको लगाने वाले को आप हरे को लगा नहीं पा रहे थे उस वक्त में ये था कोविन जो बनाया ऐप उन्होंने, उसमें जिसका नाम लिखा हुआ आएगा रजिस्टर्ड, उसी को लगा सकते हो आप, बाकी लगा नहीं सकते किसी को भी। तो ये हमारे नर्सेज वाले क्या करते हैं, नर्सिंग वाले कंपाउंडर डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स क्या करती, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें ऐप में आता है कंप्यूटर में तो लगाओ आप। इसलिए तो भारत सरकार ने खुद ने सोच समझ के 10% वेस्ट का अनुमान लगाया। भारत सरकार के लिखित में है कि 10% तक वेस्ट होने दो, हो जाएगी, हो सकती है। और फिर आप बदनाम करो, किसी राज्य में करो 20% छत्तीसगढ़ में हो गई, 30% खराब हो गई, सबको खनन करना पड़ा और रास्ते के लिए 11.5 लाख खर्च हो गई। और अबे ये भास्कर अखबार, ये अखबार वालों ने कई बार तो अपना कैंपेन चलाने के लिए फिर आगे इनको स्टोरी बनानी पड़ती है। इनको लगता है कि जो हम लोग गाइड करते हैं या जो हम लोग खबर देते हैं उसको पब्लिक पढ़ती है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, बख्शो जनता को, जनता का भला समझो। जनता अभी तकलीफ में है, उसमें आप इस प्रकार के डरावनी बातें करते हो। वैक्सीन डस्टबिन में जा रही है, कोई भेजेगा डस्टबिन, कोई फेंकेगा इसको। आपने पूरे नर्सिंग सबको बदनाम कर दिया आपने। जिन्होंने काम किया वैक्सीन लगाने का उन सबके ऊपर आरोप लगाया आपने कि इतने लापरवाही लोग हैं। कोई लापरवाही कर सकता क्या? अब जाके छूट मिल रही है कि नहीं आप खुद तय करो किसको लगा सकते हो। अब हम 0.8 पे आ गए और पहले उस वक्त में भी हम 2.3 पे थे, जबकि नेशनल एवरेज खराब होने का 6% था उस वक्त में भी। अब 10% की छूट भारत सरकार की थी, अब हम 0.8 पे क्यों आ गए? और जब 10% छूट दी तब भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था डॉक्टरों को सबको हमें 0 वेस्टेज करना है। तब भी हमारी कल्पना ये थी, रघु सवाली बैठे इनको मालूम है, तो मैंने तब भी कहा था कि 0% पे ले आना है, अपने को वेस्ट करनी नहीं है। पहले ही लोगों को बुला के रखो, बैठा दो पहले एक्स्ट्रा लोगों को, बच जाए तो उनको हाथ जोड़ के भेज दो घर पे भी, कल आना, कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इतना हम खुद ख्याल रखते हैं। तो जिस प्रकार से ये राजनीति कभी कभी चलती है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि हम सबको साथ लेके चलें और किसी रूप में ये जो संकट कितना बड़ा है, कितना लंबा रहेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी भी आएगी, 5 भी आएगी, नहीं आएगी, किसी को नहीं मालूम। कोई बात दुनिया में नहीं मालूम किसी को। जो विकसित राष्ट्र है उनको नहीं मालूम है, वहाँ लाखों लोग मर रहे हैं। वहाँ तो लोगों ने, बूढ़े लोगों पे अपने तो पैड दी उनको, बुजुर्गों को। उस वक्त खबर सुनते थे हम
कई कंट्री की कि वो उन्होंने कहते बुजुर्गों को मत लगाओ, इनको तो ये तो कोई बात नहीं, यंग की चिंता करो, युवाओं की चिंता करो। ऐसी नौबत आ गई थी उस वक्त में। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने सबने जो है हिस्सेदारी निभाई, सरकार का साथ रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे तीसरी वे कैसी भी आई खतरनाक, हमने पूरी तैयारी कर ली है। उसी ढंग से हम लोग भर्ती कर रहे हैं। 25,000 नर्सेज को, 10,000 डॉक्टरों को भर्ती कर रहे हैं, 8,000 हमने CMHO को भर्ती किया है, CMO को, CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को। तो सब कुछ तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं जनता, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। पर वैक्सीनेशन में आप लोग जरूर ध्यान रखें कि सरकार के डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ बनाएगा, प्रोटोकॉल बनाएगा, क्योंकि लाइनें लंबी लंबी लग गई, 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से आके वैक्सीन लग जाए, कोई धक्का मुक्की नहीं हो, पास पास खड़े नहीं रहे, वरना फिर वो और फैला देंगे, संक्रमित हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंस रखे। अभी हम देखते हैं कि जगह लाइन लगी हुई तो सब पास पास में खड़े हैं वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। आप लोग गाँव हो या शहर हो, कोई सेंटर हो, वहाँ पर दूर दूर खड़ा करना पड़ेगा लोगों का। और पहले इतना हो गया अभी घरों में, वो आए वहाँ पर आए। अगर ये सिस्टम में आप साथ दोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन पूरी मिल गई हमें तो 2 महीने में राजस्थान में कैपेसिटी है पूरे प्रदेश का जो प्रोटोकॉल है 70-80% का, हम सबको लगा सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी हम लोगों ने पैदा कर रखी राजस्थान के अंदर। मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास कोई केंद्र काफ़ी बड़ी संख्या में खोल दिए हमने यहाँ पर, और उसी रूप में तैयारी पूरी है। जो इस बात की कोऑपरेट करे जनता। अगर एक साथ में भीड़ लग गई, कंपटीशन हो गया, तो मैं समझता हूँ 20,000 केंद्र राजस्थान में बन चुके हैं। एक बात और है, पहले आपने शिकायत कही थी कई लोगों ने कि शहरों के लोग आगे गांव में लगवा लेते हैं और गांव वाले चूक लगा नहीं पाते हैं। वो नहीं, सिस्टम में हमने एरिया बांट दिया है, उन एरिया के लोगों को वैक्सीन लगेगी, इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को, सब एक दूसरे कोऑपरेट करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात को कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि कृपा करके आप लोग राजनीति और ये धर्म और जाति सब पीछे छोड़ते हुए हमें मानवता की सेवा करनी है। ये आह्वान करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपके दिए गए निर्देशों की पालना के लिए। और हमारे विशेष अतिथि कैलाश सत्यार्थी, श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, डॉक्टर समित शर्मा जी, शासन सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता, डॉक्टर नीरज पवन जी, सचिव श्रम व नियोजन विभाग महेश चंद्र शर्मा जी, आयुक्त राजीव शर्मा जी, ADG, और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम हमारे कलेक्टर साहबान, SPs, NGO के तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यगण, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, श्रम विभाग के अधिकारीगण, और जो भी प्रदेश में जुड़े हैं इस ओपन BC में, प्रिय भाई और बहन, मुझे खुशी है कि आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो UN द्वारा घोषित किया गया है 2021 वर्ष को, आज विश्व बाल श्रम दिवस है। इस मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती है बहुत बड़ी देश के सामने और प्रदेश के सामने। अगर देश में 3 करोड़ से अधिक लोग बाल श्रमिक हैं
तो राजस्थान में 27 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि राजस्थान देश के 2-3 राज्यों में आता है जहाँ पर समस्या सबसे अधिक है। तो ये अपने आप में चुनौती हमारे सामने भी है। और समय समय पर राज्य सरकार राजस्थान ने भी कई कदम उठाए हैं, कई कानून पास किए। अभी जिक्र किया मंत्री जी ने उसका, मैं उसमें वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। निदेशालय बना दिया, बाल आयोग बना दिए, जिला स्तर तक नेटवर्क बन गया, जिला कलेक्टर कई कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। और 1915 के अंदर भी पुनर्वास का कानून बन गया बाल श्रमिकों का। और उसके बाद में 1986 के अंदर कानून बन गया किस प्रकार से बाल श्रमिकों की रोक लगे, जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर तब से ही। तो ये समय समय पर प्रयास तो हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी कैलाश सत्यार्थी जी बैठे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और जिसके लिए निरंजन ने कहा कि लंबे समय से ये बचपन बचाओ आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। ये इतना सेंसिटिव मामला, ये इतना संवेदनशील मामला कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप इसको इस रूप में लें कि किसी परिवार का एक बालक गायब हो जाए, गुम जाए, तो उस परिवार में क्या बीतती है। और जब गायब हो जाता है या तस्करी हो जाती है उसकी, उसके बाद में उस बच्चे के जीवन में या उस बच्चे को किस रूप में यूज किया जाता है, बाल श्रमिक के रूप में या एंटी सोशल एलिमेंट बनाने के लिए या और कोई तरीके से, तो उस माँ बाप को मालूम नहीं होता है, वो ढूंढते रहते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ सालों से पुलिस ढूंढ रही है, हाई कोर्ट तक केस जाते हैं और आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर जितनी रिसर्च करें उतना कम है, क्योंकि ये कोई संख्या बताने से या हम जो अभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं कैलाश सत्यार्थी जी पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। मेरा मानना है कि ये हम कितने साल कोशिश करते आए हैं, और अगले साल लो 50 साल काम कर लो उसके ऊपर, तब भी ये संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, जब तक कि इसके मूल समस्या में नहीं जाएंगे हम लोग, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे इसका हल क्या हो सकता है। और हल क्या हो सकता है, जो हालात है देश के, जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, जहाँ पर हमको विकसित राष्ट्र है नहीं, तो जो मजबूरियाँ हैं, मजबूरियों को नहीं पहचानेंगे हम, उन मजबूरियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये बाल श्रमिक की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए। बाल श्रम हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बालकों के प्रति हिंसा हो, किस रूप में ये समस्या है हम सोच सकते हैं। बाल विवाह भी होना, क्या बचपन के अंदर गोद में लेके विवाह हो रहे हैं, और राजस्थान तो उसके अंदर बहुत अग्रणी है। तो ये सब समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत ही गहराई से जाने जा सकता है, और मैं अनुभव करता हूँ कि इसमें जितनी सरकार की भूमिका है उससे बड़ी भूमिका एनजीओ की हो सकती है। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने एनजीओ बनाया और रिकॉग्नाइज किया उनको दुनिया ने, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एनजीओ किस प्रकार बनाए इन बाल श्रमिकों को लेके, बालकों की समस्याओं को लेके अधिक से अधिक एक नेटवर्क पैदा करें पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और सरकार का उनको प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले, सहयोग मिले। खाली एनजीओ बनाने का काम नहीं चला, एनजीओ तो बहुत काम कर रहे हैं बेचारे, अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनकी एक लिमिट होती है काम करने की। जब तक सरकार उसको सहयोग नहीं करे, एक प्रकार से सरकारी स्पॉन्सर टाइप एनजीओ हो, सरकार का सहयोग मिले सब तरह से उनको, जो उनकी आवश्यकता है, चाहे फाइनेंशियली हो
चाहे वो और ढंग से पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए उनको, उनके अपने काम करने के अंदर, सब तरह से उन एनजीओ को उस रूप में सशक्त करें, ऐसे एनजीओ बने और वो जन जागरण अभियान चलाए। ये समस्या और ढंग की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं साहब कि परिवार वाले खुद ही भेज देते हैं बच्चों को। बिल्कुल हकीकत है ये। क्यों भेजते हैं? कई लोग तो पैकेज दे देते हैं परिवार वालों को, आदिवासी लोगों के अंदर गुजरात भेज देते हैं। तो जो हम भेजते हैं उसी ढंग से यूपी में, बंगाल में, पंजाब से, दिल्ली से, जहाँ से बच्चे आते होंगे, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। पूरी यूपी भरी हुई है, ये बाल श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं। राजस्थान में अभी बताया कि किस प्रकार से कितनी तरह के उद्योग हैं यहाँ पर, जो जैम पॉलिशिंग, आरा तारी, कारपेट बनाने के लिए, ईंट भट्टों के लिए, घरेलू कामकाज, कचरा बीनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानें, कृषि कार्यों में, चाय की थड़ियों पे, ढाबों पे। आप सोच सकते हैं कि ये तो भरे पड़े हैं और कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखता डिपार्टमेंट भी, पर कोई कर सकता है? ये संभव है कि जितना नाम मैंने लिया सब जगह लाखों जब मानते हैं, 27 लाख लोग काम करते हैं, क्या 27 लाख लोगों तक हमारी पहुंच है क्या? या पहुंच सकते हैं क्या? चाहते हुए सरकार पहुंच सकती है क्या? अब हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? तो जब तक ये जागरूकता ही नहीं हो कि जिसमें इस तरह बच्चे ये काम करने में आगे आए ही नहीं, ये स्थिति कैसे बने? और वो जब तक सक्षम नहीं होगा परिवार, तो इससे जुड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति यदि परिवार की ठीक नहीं है तो कई परिवार वाले खुद भेजते। कानून कहता है कि आप बच्चों का श्रम नहीं करवा सकते हो। परिवार कहता है मेरे तो पेट की मजबूरी है, मैं तो इनको बच्चों को भेजूंगा, और भेज रहे हैं बिना डिक्लेयर किए हुए। ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को पहचान करके जब तक हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे या कुछ सोच डेवलप नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के मुल्कों की स्टडी नहीं करवाएंगे कि किस दुनिया के मुल्क में बाल श्रम नहीं है, वहाँ क्या क्या उपाय किए गए हैं, या किस तरह का श्रम होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ये तो डिपेंड करेगा सर्वे पर। अगर इस लेवल पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि रास्ता कुछ मिले हमें भी। वरना मैं तो जब खुद आप समझ लीजिए 32 साल पहले मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, तो टेक्सटाइल का और बाल श्रमिकों का बहुत बड़ा संबंध है। मैंने जो यूपी का नाम लिया आपको, कारपेट, गलीचे, जो भी समस्या आती है सब उसी में आती है, और वहाँ पे बाल श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है और समस्या बहुत बड़ी थी। तब से मैं तो देख रहा हूँ। तो आज ये जो समस्या है, ये बहुत मैं बधाई दूंगा संगीता बेनीवाल को और डिपार्टमेंट के दोनों सेक्रेटरीज को कि आपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पे आज जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर भी है, जिसके लिए कहा गया कि इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो यूएन ने सोच समझ के इसके लिए इसको चुना है, और इसमें हमारे कैलाश सत्यार्थी जी का योगदान भी है। उनके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। हमें गर्व है कि वो, उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में रहना पसंद किया मैंने कोविड के वक्त में। ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है राजस्थान सरकार को तो है ही है, पर साथ में यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटी को, यहाँ के मैनेजमेंट को, जो कोविड का मैनेजमेंट हुआ है उसमें सब विभागों का, सब अधिकारियों का, सब एनजीओ का, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, आम जनता का जो माहौल उन्होंने बनाया सबको साथ लेके चलने का, उसका परिणाम है कि यार शानदार व्यवस्था रही। कहाँ? दिल्ली का राजस्थान, और कैलाश सत्यार्थी जी दिल्ली के रास्ते आके राजस्थान रहे, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, कोई ऐसा हाई पावर कमेटी बनाए, इसके लिए कमेटी बनाए, छोटी कमेटी बने जिसमें एक्सपर्ट लोग हों, और वो तय करे, अपनी रिपोर्ट तय करे, रिपोर्ट बनाए इसके लिए अलग से
कि हम राजस्थान को मॉडल स्टेट कैसे बना सकते हैं। हमारी रिपोर्ट ऐसी है जो हमारे तो काम आया है, पूरे देश में काम आए। अगर हमारा एक बंदा यहाँ काम करता करता नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त कर लिया कैलाश सत्यार्थी ने, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसा काम करें देश के अंदर कि जो कैलाश सत्यार्थी जैसे आदमी हमारे बीच में व्यक्तित्व हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें लीड लें, जिसमें दो बातें हो जाएगी। तुम 2-3 नंबर में आए हुए हैं देश के अंदर, वो स्टिग्मा है बहुत बड़ा। ये बाल श्रम कोई सामाजिक बुराई नहीं खाली, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कलंक है। ये बाल बच्चों को आप जिंदगी उनकी इतनी लंबी पड़ी रहती है, उसको आप समाप्त कर देते हो बाल श्रमिक के रूप में। ना वो पढ़ाई कर सकता, ना वो कोई उसके जो मानव संसाधन पैदा हो सकता देश के लिए, या जो भगवान ने उनको एक अवसर दिया है, पता नहीं वो अपने अगर उसको अवसर मिले तो पता नहीं उनमें से कौन आदमी कहाँ पहुँच जाए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दे देश के लिए, समाज के लिए, वो सब समाप्त हो जाता है। बचपन जिसका बिगड़ जाता है तो आप सोच सकते हो उसमें फिर क्या स्थिति रहती होगी। ये स्थिति जो है, गोद लेने वाली बात भी आपने कही, तो रोज अभी विज्ञापन भी आ रहे हैं केंद्र सरकार के भी, और हमें भी चाहिए कि हम लोग भी उसका प्रचार करें कि कोविड के अंदर जो ऑर्फन हो गए बच्चे, उनको सीधा कोई गोद लेने की बात नहीं करे, कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करें, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हमने अभी 100 करोड़ रुपये रखे हैं पंडित नेहरू के नाम से, उसका उपयोग कैसे हो ढंग से, उसके लिए समीर शर्मा जी और पवन बैठे हैं, ये लोग सोचेंगे कि किस प्रकार से हम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चाचा नेहरू ही कहलाते थे, उनकी जो भावना थी बच्चों के लिए, उनकी जो सोच थी बच्चों के लिए, इसीलिए पंडित जी को आज भी बच्चे याद करते हैं। तो उनकी जो सोच थी उसको आधार बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, बाल श्रम भी रुकेगा, बालकों का भविष्य भी उज्जवल बनेगा, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पर तो जितना कहीं तक काम है, परंतु मेरा मानना है कि राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है। और अभी हमने एक प्रयोग अच्छा किया राजस्थान के अंदर, जहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला है। इसके माध्यम से जो मुझे आंकड़े दिए गए कि 2021 जनवरी तक जो है सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, तो 8,10,000 बच्चों को उपचार के लिए रेफर किया गया। मतलब आप कल्पना करें कि राजस्थान में 3 साल ये अभियान चला, उसमें 8,10,000 बच्चों के को मालूम जानकारी प्राप्त हुई कि ये कोई प्रॉब्लम इनको है। उसमें 6 लाख बच्चों का इलाज भी हुआ, 1,734 बच्चों की सर्जरी हुई हार्ट की। तो आप सोचिए अगर ये सर्वे नहीं होता, हार्ट सर्जरी टाइम पे नहीं होती, पता नहीं ज़िंदगी में उनको कब तक जिंदा रहते। और 1,724 बच्चों की अन्य सर्जरी हुई। तो ये ऐसे प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी टीकाकरण बराबर होता रहता राजस्थान के अंदर भी, टीकाकरण में तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी इंटरेस्ट लेना ही चाहिए बच्चों के लिए। और जो जो अभियान बच्चों के लिए चल रहे हैं उसमें तो सरकार पीछे नहीं रहेगी, पर सवाल इस बात का आता है कि जब तक हम लोग समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसमें जो हमारे पास इतने साधन नहीं है, मान लीजिए, तो तरीका ये कि हम परिवारों में जागरूकता का अभियान चालू करें, किस प्रकार बच्चों को उनको रखना है, सरकार क्या मदद कर सकती है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम कई योजना चला रहे हैं, जैसे पालनहार योजना है, 5 लाख बच्चे करीब उसमें मेरे ख्याल से जुड़े। 5 लाख बच्चे जुड़ना बड़ी बात है। तो इसी रूप में हमने जो ये अभियान चालू कर रखा है, कोई न कोई योजना बनती जाए जिससे कि हर परिवार के पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए सक्षम भी है, उनकी इच्छा शक्ति भी है, योजना बना रही है और कमिटमेंट सरकार का है। ये अगर एहसास परिवार को होगा
तो वो परिवार खुद तो कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा कहीं जाए। बाकी बात रही है कि तस्करी की, या वो फिर पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करेंगे। और हम लोग अभियान कितने चला लो बोले आप, जो बाहर के बच्चे आते हैं, लाखों बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, अभियान तो चला के थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जैसे संगीता जी ने अच्छा काम किया है, और ये गुजरात बच्चे गए दक्षिण से, तब भी अच्छा काम किया। तो छोटे मोटे प्रयास हम करते जाएंगे, जो हमारी सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन हो। परंतु ये काम इतना बड़ा है कि जब तक हम लोग इसके लिए नीतिगत फैसला नहीं करेंगे, तब तक ये काम जो है मैं नहीं समझता कि कभी भी पूरा होने वाला काम है। कुछ बच्चों को आप रिहेबिलिट करेंगे, कुछ बच्चों को आप छुड़ाएंगे। हम लोग संतुष्ट तो हो नहीं सकते उससे, क्योंकि जितना छुड़ाएंगे उससे डबल चले जाएंगे वापस उसके अंदर। ये प्रक्रिया जो है रुकनी चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी बना के इस पर काम करे। अभी जो कोविड की समस्या आई है, इसके लिए भी सरकार ने एक्सरसाइज करी है, और मैं चाहूँगा कि ये जो उस पर बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें। उनके लिए गाइडलाइन अलग निकाले, गाइडलाइन निकाले। क्योंकि एक कहना चाहिए कि कोविड महामारी है, ये विश्वव्यापी महामारी है, और इसमें ये कोविड इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा आप सबको, आप खुद का ध्यान रखें, खुद के परिवार का ध्यान रखें, और पब्लिक का ध्यान रखें। क्योंकि ये कोविड जो नया आया है B16172, जिसका नाम रखा है WHO ने डेल्टा, अभी 2 दिन पहले जानकारी मिली, बहुत ही ये खतरनाक तरीके घातक तो पहले महसूस हो ही रहा था हम लोगों को, जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा पूरे देश के अंदर प्रदेश में। परंतु अब तो साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है कि ये कोरोना बहुत घातक है। इंग्लैंड में, अमेरिका में भी गया है, कुछ वहाँ पे संख्या में वहाँ बहुत तेज़ी से फैलने लग गया है डेल्टा। ये आपके कई तरह की आशंका पैदा कर रहा है कि ये एक प्रकार से वैक्सीन को ही बाईपास कर देता है, या वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम कर देता है। ये सब बातें आ रही है। वो तो टाइम बताएगा कि इसमें स्थिति क्या बनती है, परंतु फैलता बहुत तेज़ी से है, घातक है, मृत्यु दर ज़्यादा है, हार्ट और लंग्स को इफेक्ट जल्दी करता 2-3 दिन में। पहले वाला लहर थी उसमें तो 5-10 दिन लगते थे, ये तो 3-4 दिन लेट आया आप अगर अस्पताल में, और सीधा CT स्कैन कराया, मालूम पड़ा आप तो 25 में स्कोर आ गया, आपके 10 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो आप सब इसका ध्यान रखें। और इन बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि ये जो आज का दिन हमने चुना है, तो अभी मैं समित शर्मा कहूँगा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो वो इसको पूरा पढ़ के सुना दे इसको पैकेज को। और ये पैकेज जो है बाद में मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। कम से कम बच्चे जो है ऑर्फन, इनका मॉनिटरिंग करना जरूरी होगा, ये दिमाग में रखें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे मंत्री जी ने कहा, जोली साहब ने भी और यादव साहब ने भी, कि हम सब एक संकल्प लें कि बच्चों के लिए हम जिंदगी में जहाँ हमें मौका लगे वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।